वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। आज के और अगले लेक्चर में हम रैशनल नंबर्स की कमियों के बारे में सीखेंगे। कुछ डिफिशिएंसीज हैं रैशनल्स में, और आज के लेक्चर में हम ऐतिहासिक रूप से जो सबसे पहली बात सामने आई थी इस दिशा में उसके बारे में सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले नंबर सिस्टम्स पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, पर मैं इतना लिख सकता हूँ कि नेचुरल नंबर्स आर बेसिकली दीज थिंग्स, काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम जानते हैं इन्हें ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, वगैरह वगैरह। फिर होल नंबर्स, तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है अगर उसमें ज़ीरो भी शामिल कर लिया जाए तो बनता है सेट ऑफ होल नंबर्स। और हाँ, नोटेशन, नेचुरल नंबर्स की जो नोटेशन है वो है ये, एक n लिखते हैं और उसके बाद एक वर्टिकल बार उसके साथ साइड में लिख दिया जाता है। तो नॉर्मल सा n लिखा और यहाँ पे एक वर्टिकल बार लिख दिया गया। सो दिस इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नोटेशन है बस। और सेट ऑफ होल नंबर्स के लिए ये एक नोटेशन है, n लिखा और फिर सबस्क्रिप्ट में एक ज़ीरो लिख दिया। ऑल राइट, फिर है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, वेल, सारे नेगेटिव इंटीजर्स और ज़ीरो और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसके लिए जो नोटेशन है वो है z, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन। ऑल राइट, अब इंटीजर्स को एक बार ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है x प्लस 7 इक्वल्स 0, इस इक्वेशन को इस सिस्टम में सॉल्व नहीं किया जा सकता। कोई भी x ऐसा नहीं है यहाँ पर, यानी कोई भी होल नंबर x ऐसा नहीं है जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सके। और ये बहुत स्वाभाविक इक्वेशन है। अगर कर्ज किसी से लिया हो तो 7 रुपये किसी से उधार लिया तो ऐसी इक्वेशन सामने आएगी। अगर मैंने किसी से 7 रुपये उधार लिया तो मेरे पास कितने रुपए हैं, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास x रुपए हैं तो मुझे कोई 7 रुपये दे दे तो मेरे पास ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि मैं उधार में चल रहा हूँ। 7 रुपये अगर मैं उधार में चल रहा हूँ तो कोई पूछ ले मेरे पास कितने हैं, अगर मेरे पास x हैं, कोई मुझे 7 रुपये दे दे तो मेरे पास टोटल मिलाकर के ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन बहुत नेचुरल इक्वेशन है और यहाँ से फिर उत्पत्ति होती है इंटीजर्स की। पर हम सीख जाते हैं समय के साथ, इस तरह की बातों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इंटीजर्स बहुत ही एक तरह से बहुत ही स्वाभाविक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये तो इंटीजर्स हुए। फिर रैशनल नंबर्स, तो जैसे 1 मीटर का कोई, मान लें, लकड़ी का टुकड़ा है, इसे अगर 3 बराबर हिस्सों में बांटना है तो हर एक हिस्से की क्या लंबाई है। तो यहाँ से जो इक्वेशन सामने आती है वो है 3x इक्वल्स 1। अगर हर हिस्से की लंबाई x है, 3 बराबर हिस्सों में अगर बांटा और हर हिस्से की लंबाई x है, तो 3x विल बी इक्वल टू द टोटल इनिशियल लेंथ, सो 3x इक्वल्स 1। पर इस सिस्टम में उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं है जो इसे ट्रू बना दे। तो यहाँ से अपने आप रैशनल नंबर्स की उत्पत्ति होती है। और हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि रैशनल नंबर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। हम जानते हैं वो क्या होते हैं, उस पर बात हो सकती है पर हम करेंगे नहीं। सो रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो है p बाई क्यू, ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, जहाँ पे p कोई भी इंटीजर है और q कोई नॉन ज़ीरो या पॉजिटिव इंटीजर है। सो q इज़ अ नेचुरल नंबर। सो दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स। और इसके लिए जो नोटेशन है वो है q विद अ वर्टिकल बार एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम सारी चीज़ें जानते हैं। पर फिर एंशियंट ग्रीस में किसी ने नोट किया कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाए जिसके कि दोनों लेग्स के साइज हैं 1, यानी लेंथ हैं 1, तो जो हाइपोटेन्यूज होगी उसकी लेंथ रैशनल नहीं है। अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ को x बोला जाए तो बाय पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 2। और किसी ने सिद्ध किया कि ये इक्वेशन रैशनल नंबर्स में सॉल्व नहीं करी जा सकती। कोई भी रैशनल नंबर x ऐसा नहीं है जिसके लिए ये ट्रू हो जाए। तो आज हम इसकी बात करेंगे और इसके हम 2 अलग अलग प्रूफ्स देखेंगे। ओके, तो पहला प्रूफ हम वो देंगे जो सबसे ज़्यादा वेल नोन है।
सो लेट्स स्टार्ट कि मान लेते हैं कि देयर इज सम रैशनल नंबर x सच दैट ये इक्वेशन ट्रू हो जाती है। ठीक है, पर अगर x रैशनल है तो हम x को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो से x इज a बाई बी, पर इसके भी पहले एक लाइन में बोल दूं कि वी मे अस्यूम दैट x इज पॉजिटिव। राइट, जो भी x इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो नेगेटिव है तो उसकी जगह पे माइनस एक्स लिखते हैं, एक पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा जिसका स्क्वायर इज 2। सो वी मे अस्यूम दैट x इज पॉजिटिव, और क्योंकि x रैशनल है we can write x as a by b for some positive integers a and b. और जो क्रूशियल स्टेप है वो ये कि we may further assume that a and b do not share a common divisor greater than 1. तो मैं लिख के फिर समझा देता हूँ। We may further assume that a and b do not share a common divisor greater than 1. अब ऐसा क्यों है, हम क्यों ये मान सकते हैं? तो मान लेते हैं a और b का कोई कॉमन डिवाइजर d था जो कि 1 से बड़ा था, तो a की जगह पे हम रख देंगे a बाई डी और b की जगह पे रख देंगे b बाई डी। तो a बाई बी और ये जो चीज़ लिखी है बराबर हो जाएगी। वंस मोर, अगर d इज़ अ कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b, तो a बाई बी और a बाई डी डिवाइडेड बाई b बाई डी, ये दोनों है तो सेम ही चीज़ है। राइट, तो बजाय इसको यूज़ करने के, बजाय a और b को यूज़ करने के, हम a बाई डी और b बाई डी को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो जैसे ही हमें एक कॉमन डिवाइज़र मिला इन दोनों का जो 1 से बड़ा है, हम यहाँ पे इनकी जगह छोटे नंबर्स लिख सकते हैं। a और b की जगह पर a और b से छोटे नंबर्स लिख सकते हैं विदाउट चेंजिंग x। राइट, तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक रैशनल नंबर को लिखने के बहुत तरीके होते हैं। अगर मेरे पास कोई रैशनल है, मान लें 2/7 है, 2/7 is same as 4/14 is same as whatever 6/21, ये सब बराबर हैं। पर एक मिनिमल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे ये यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 2 और 7 के बीच में, तो दिस इज द मिनिमल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रैशनल नंबर दैट ईच ऑफ देम आर। तो हम बस कहना ये चाह रहे हैं कि ए मतलब x अगर रैशनल है, हमने मान लिया x रैशनल है, तो उसका एक हम मिनिमल रिप्रेजेंटेटिव या मिनिमल रिप्रेजेंटेशन चुन सकते हैं, बस वही कह रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उससे हमें मिला a बाई बी होल स्क्वायर इज 2, तो a स्क्वायर इज 2b स्क्वायर। ठीक है, एंड नाउ नोट कि a इवन है। ये मैं लिखूंगा नहीं, समझा दूंगा। इवन क्यों है? राइट हैंड साइड इज एन इवन नंबर, b एक इंटीजर है, देयरफॉर b स्क्वायर इज इंटीजर, एंड द राइट हैंड साइड इज ट्वाइस ऑफ सम इंटीजर, तो दिस इज एन इवन नंबर। ये 2 से डिविजिबल है। अगर a ऑड होता तो a स्क्वायर भी ऑड होता। द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, इजी टू सी। देयरफॉर a मस्ट बी इवन, क्योंकि अगर a ऑड होता तो ये ऑड होता, देयरफॉर ये भी ऑड होता, पर ये ऑड है नहीं, सो a इज इवन। ठीक है, अब क्योंकि a को हमने शो कर दिया कि इवन है, तो हम कह सकते हैं कि से a इज ट्वाइस ऑफ सम इंटीजर k फॉर सम नेचुरल नंबर k इन फैक्ट, क्योंकि a एक पॉजिटिव इंटीजर था। सो मान लेते हैं a इज 2k, सो देन बाय दिस इक्वेशन लेट्स नेम इट स्टार, by star we have this equation which gives this equation.
बट बाय द सेम रीजनिंग बी इवन है, राइट? ये इवन नंबर है, अगर बी ऑड होता तो ये ऑड होता, पर अगर ये ऑड होता तो ये इवन, सॉरी ये भी ऑड होता, पर वो ऑड है नहीं। तो एग्जैक्ट सेम रीजनिंग, और दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ए भी इवन, बी भी इवन, यानी ए एंड बी शेयर अ कॉमन फैक्टर greater than 1. And this contradicts the choice of A and B. So that gives a contradiction, and therefore ये इक्वेशन ट्रू नहीं हो सकती अगर x रैशनल है। सिंपल प्रूफ है, और दिस इज द मोस्ट कॉमन वे टू प्रूव दिस थिंग। पर अब हम एक और प्रूफ इसका देखेंगे, विच आई थिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज द सेकेंड प्रूफ, और ये ज्योमेट्रिक होगा। सो जैसे कि पिछले प्रूफ में किया, हम मान लेते हैं कि कोई एक x ऐसा है सच दैट, कोई एक रैशनल x ऐसा है सच दैट x स्क्वायर इज 2। फिर उस x को हम लिख सकते हैं एज a बाई बी, जहाँ पे जैसे हमने बात करी a और b दोनों को पॉजिटिव माना जा सकता है, तो ये इक्वेशन ट्रू हो गई। और फिर इसी इक्वेशन को लिखने का एक तरीका ये हो गया, ठीक है? तो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं जिसमें कि दोनों लेग्स की साइज b है, यानी दोनों लेग्स का लेंथ b है, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ a हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना सकते हैं, ठीक है? पर द इंटरेस्टिंग आइडिया इज द फॉलोइंग। एक आर्क बनाएं, इसको सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस लेते हुए एक आर्क बनाएंगे जो मान लेते हैं इस पॉइंट पर मीट करेगा इस हाइपोटेन्यूज को, तो ये लेंथ भी b हो जाएगी, ठीक है? और हम क्या करेंगे, एक टैंजेंट ऐसी बनाएंगे, इस पॉइंट से एक टैंजेंट बनाएंगे इस आर्क पर, तो एक और ट्राइंगल यहाँ पर बन करके आएगा, ठीक है? तो वो मैंने बनाया हुआ है, राइट? सो क्योंकि ये b था, ये भी b हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया था, दिस वाज जस्ट एन आर्क विद दिस एज द सेंटर, तो ये भी b है। पर क्योंकि ये पूरी चीज़ a थी, तो ये a माइनस बी है, फाइन। और ये तो b है ही, पहले से ही ये b था। अब हम यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है? वो भी बना दी। और अब अगर इसको ध्यान से देखें, ये एक सर्कल का पार्ट है, पूरा का पूरा एक बार सर्कल इमेजिन कर सकते हैं जिसका सेंटर ये है, और उस पर हमने क्या किया है, एक बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई हैं, एक ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये दोनों बराबर है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन, वेरी यूजुअल ज्योमेट्रिक फैक्ट। मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, वेरी इजी टू प्रूव। जस्ट जॉइन दीज टू पॉइंट्स। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में पहले वाले में ये साइड और दूसरे वाले की ये साइड सेम है, हाइपोटेन्यूज तो कॉमन है ही, और ये राइट एंगल और ये भी राइट एंगल, क्योंकि ये टेंजेंट्स थी, राइट? सो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम देख पाएंगे कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ओके? तो वॉट एवर दिस इज, दैट इज इक्वल टू द सेम थिंग। पर अब ये लेंथ है क्या, उस पर आने के लिए सबसे पहले नोट करें कि ये एंगल कितना है, ये 45 है और ये भी 45 है। क्यों है ऐसा? वेल, ये एक आइसोसेलिस राइट ट्राइंगल है, राइट? दिस इज अ राइट एंगल और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, पर दोनों का सम 90 है। ये तो 90 है ही, तो बचे हुए दो एंगल्स का सम 90 है, पर दोनों एंगल्स बराबर भी हैं, तो दोनों का जो वैल्यू है वो 45 डिग्रीज है, ओके? पर ये भी 90 है, राइट? और ये 45 है, तो इसको भी 45 होना पड़ेगा, ग्रेट। तो ये जो भी लेंथ है वही ये लेंथ है, आइसोसेलिस ट्राइंगल बनेगा ये। तो ये भी एक आइसोसेलिस राइट ट्राइंगल ही है, मे बी मैं वो 90 डिग्री भी बना देता हूँ। दिस इज 90 और ये तो ओरिजिनली 90 था ही, ठीक है? सो ये लेंथ a माइनस बी के बराबर है। दिस साइड इज a माइनस बी, और उस वजह से
ये जो इतनी चीज़ है ये भी a माइनस बी के बराबर है, जो भी हमने आर्ग्यू किया। ऑल राइट, तो ये कितने के बराबर हो गया? व्हाट इज दिस लेंथ? दिस इज b माइनस दिस मच, so that is equal to b minus a minus b, which is 2b minus a। तो अब अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर, या ऐसे लिखता हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज 2b माइनस a, इसका स्क्वायर इज a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। वो भी लिखना ज़रूरी नहीं था। बात यह है कि हमने स्टार्ट कैसे किया था। हमने स्टार्ट किया था एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल से जिसकी तीनों साइड्स इंटीग्रल थी। बेसिकली यहाँ से हमने स्टार्ट किया था क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन थी, ठीक है। पर थोड़ा सा गेम खेल के हमने एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जो कि आइसोसेलिस है, जिसकी भी तीनों साइड्स इंटीग्रल हैं। सो यूजिंग एनी राइट आइसोसेलिस राइट ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इंटीग्रल हैं, हम एक छोटा स्ट्रिक्टली छोटा आइसोसेलिस राइट ट्रायंगल बना सकते हैं जिसकी की तीनों साइड्स इंटीग्रल हैं। तो ये प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे तो हमें एक आर्बिट्ररली स्मॉल, बहुत जितना छोटा आप चाहें उतना छोटा ट्रायंगल मिल जाएगा, जो कि आइसोसेलिस है, राइट एंगल है और जिसकी तीनों साइड्स इंटीग्रल हैं। पर ये तो संभव नहीं है ना, ये प्रोसेस हम करते नहीं चले जा सकते क्योंकि ये सब इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को आप, क्योंकि ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को आप छोटा करते नहीं चले जा सकते, राइट। अगर मैं एक श्रृंखला लिखता जा रहा हूँ इंटीजर्स की जिसमें कि स्ट्रिक्ट डिक्रीमेंट हो रहा है और ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर ये मान लो एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सीक्वेंस जिसमें स्ट्रिक्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, वो सीक्वेंस कहीं ना कहीं पे जाके रुकेगा, वो चलता नहीं रह सकता। पर इस रीजनिंग में हम दिखा पा रहे हैं वो चलता रह सकता है। तो एक ही संभावना है कि ऐसा कोई ट्रायंगल है ही नहीं जिसकी सारी साइड्स इंटीग्रल हैं और जो कि एक आइसोसेलिस राइट ट्रायंगल है। ऐसा कोई ट्रायंगल है ही नहीं। इसका मतलब ये इक्वेशन ट्रू हो ही नहीं सकती अगर ए और बी इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये ट्रू नहीं हो सकती। इसका मतलब देयर इज नो रैशनल नंबर एक्स सैटिस्फाइंग दिस। सो वेरी नाइस प्रूफ। Okay, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.